प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर। आज हम यूपीएसआई और लेखपाल का बैच शुरू कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण जो यूपीएसआई और यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो आइए हम टॉपिक वाइज आज हिंदी वर्णमाला जो सीखते हैं। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, और यहाँ से आपको अनिवार्य प्रश्न मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हम लोग सीखते हैं। तो बात हम करते हैं अक्षर क्या है। अक्षर अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। पहले हम अक्षर को सीखते हैं। ये दो शब्दों से मिल करके बना है, अ और क्षर। अ का अर्थ होता है नहीं और क्षर का अर्थ होता है टूटना, अर्थात जो खंडित न हो, जो खंडित न हो, अर्थात जो न टूटे उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी जिसका क्षर अर्थात जिसका खंड न हो, अर्थात जो खंडित न हो, अर्थात जो टूटे न, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि अक्षर की संख्या कितनी है। तो कुछ लोग कहते हैं 52 है, तो 52 अक्षर नहीं है, 52 वर्ण होते हैं। अक्षरों की संख्या मूलतः 4 होती है। कितनी? 4। जैसे अ, ई, उ और री। ये कभी खंडित नहीं होते हैं। बाकी जितने भी स्वर और बसते हैं, जैसे आ, ये देखिए खंडित हो जाएगा, अ और अ, अर्थात ये टूट जाएगा। अ और अ से मिलके क्या बना? आ। जैसे बड़ी ई आप बोलते हैं तो ई और ई से, यहाँ तक कि क को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी टूट जाएगा। क के नीचे हलंत लगा देंगे, ए अ, यानी क में अ स्वर का उच्चारण अंत में होता है, इसलिए ये अक्षर नहीं है। ये क्या है? ये सब वर्ण हैं। अगर पूछे कि अक्षरों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षर मूलतः कितने होते हैं? 4 होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, कुछ लोग कह देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो नहीं, ये गलत है। आपको बताना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए देवनागरी लिपि में जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये वैज्ञानिक लिपि है। यहाँ हर वर्णों का क्रम वैज्ञानिक है। जैसे आप देखते हैं पहले क्या आता है? स्वर, फिर आता है व्यंजन। लेकिन व्यंजन में पहले कौन सा व्यंजन आता है? स्पर्श व्यंजन, फिर आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर आपका संयुक्त व्यंजन। तो इस तरीके से एक क्रम जो होता है, ये क्या होता है? व्यवस्थित क्रम होता है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आइए देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के लिखित रूप को, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं,
वर्ण कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। क्या शब्द? शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को और वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसको ध्यान दीजिएगा। अब पूछता है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि तो जो हमारे कानों को सुनाई दे, जो हमारे कानों को सुनाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण। और इसी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और इसी वर्ण के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भाषा की छोटी इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो आइए ये भी हम आपको समझाते हैं। यदि पूछे भाषा की इकाई तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं और इसको आप ध्यान रखिएगा। पहले हमारा क्या आया? ध्वनि। फिर क्या आया? वर्ण। फिर क्या आया? शब्द। फिर क्या आया? वाक्य। ध्वनियों के लिखित जो हमारे कानों को सुनाई दे उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। और ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो यदि पूछे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? वाक्य। सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि। यदि पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो जाएगा, तब वर्ण हो जाएगा। सार्थक छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो जाएगा? वह ध्वनि सार्थक नहीं है, लेकिन जब हम ध्वनियों को लिख देते हैं तो तुरंत सार्थक हो जाता है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य होता है। अब आइए देखते हैं वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है? स्वर। अब स्वर के कितने भेद हैं? 3। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। इसी प्रकार व्यंजन के भी जो है 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। इसको ध्यान दीजिएगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आइए हम एक का जो है वर्गीकरण करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र ढंग से होता है, स्वतंत्र
ढंग से होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में कोई बाधा न हो, जिसके उच्चारण में कोई बाधा न हो, या जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र ढंग से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एकमात्रिक स्वर। अब इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? अ, ई, उ और री। कौन कौन से स्वर आएंगे? अ, ई, उ और री। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दूना समय लगे, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। इसमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब तीसरा है या द्विमात्रिक स्वर। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अगला है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। ऐसे स्वर को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो इसमें क्या आते हैं? ओम। प्लुत स्वर में क्या आते हैं? ओम। इसको ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा का प्रयोग हो उसे एकमात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग हो उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का प्रयोग हो उसे प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये हो गए आपके स्वर के भेद। अब आइए और देखते हैं आगे। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 6 भेद माने गए हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठतालु और कंठ ओष्ठ। ये आपके 6 भेद होते हैं। अब कंठ में क्या आएगा? अ, आ। तालु में ई। मूर्धा में री। ओष्ठ में उ। अब कंठ तालु में ए, ऐ, और कंठोष्ठ में ओ, आओ। ये 6 भेद होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर यदि पूछे स्वर के कितने भेद होते हैं तो यही 6 भेद होते हैं। कंठ में क्या आएगा? अ, आ। ये प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि कंठ तालु है तो ए, ऐ।
कंठोष्ठ है तो ओ औ। अब आप देखिए कंठ और तालु को जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है, कंठ तालु या कंठ तालब। अ और ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए। और इसी अ में देखिए ध्यान दीजिए, ए किससे बना है, अ और ई से। क्या बना, ए। और अ जब बनाएंगे तो इसी अ में ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अय बन जाता है। इसी प्रकार अ और उ, अ और उ से क्या बना है, ओ। और औ जब बनाएंगे तो अ में ओ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो प्रिय छात्रों इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कंठोष्ठ में कौन से वर्ण आते हैं या कौन से स्वर आते हैं, तो ओ और औ आते हैं। और कंठ तालु में कौन आते हैं, ए और अय आते हैं। आइए अब अगला वर्गीकरण देखते हैं। अब अगला है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। पहला है विवृत्त, दूसरा अर्धविवृत्त, तीसरा संवृत्त और चौथा अर्ध संवृत्त। अब आइए इसको हम लोग ध्यान देते हैं। विवृत्त का अर्थ होता है जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहे। मुख पूरा खुले, जैसे आ बोलिए तो आपका मुख पूरा खुला रहता है। अब है अर्धविवृत्त, अर्थात जिसके उच्चारण में मुख आधा खुले। जिसके उच्चारण में मुख आधा खुले उसे क्या कहते हैं, अर्धविवृत्त। जैसे आ, ऐ, ओ, ये आपके आएंगे नहीं, हाँ ऐ औ आते हैं अर्धविवृत्त में, कि जिसके उच्चारण में मुख आधा खुले। तो अ, ऐ, औ आप बोलेंगे तो इसमें आधा मुख खुलता है और विवृत्त में पूरा मुख खुलता है। जैसे आ बोलने पे हमारा मुख पूरा खुलता है और अर्धविवृत्त में मुख आधा खुलता है। जैसे अ, ऐ, औ। लेकिन आ बोलेंगे आ तो मुख आपका पूरा खुलता है। अगला है संवृत्त, अर्थात जिसके उच्चारण में मुख बंद रहे। जैसे ई, ऊ बोलिए आप, ई, ऊ। तो ये ऐसे स्वर होते हैं कि जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद होते हैं। अब अगला है अर्ध संवृत्त, अर्थात जिसके उच्चारण में मुख आधा बंद रहे। जैसे ए, ओ। आप बोलिए इसे, विवृत्त में आ जिसमें मुख पूरा खुले, अर्धविवृत्त में अ, ऐ, औ, संवृत्त में जिसमें मुख लगभग बंद रहे। जैसे ई, ऊ। और अर्ध संवृत्त में जिसमें लगभग मुख आधा बंद रहे। जैसे ए और औ। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं कि जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के भेद। किसके स्थान के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर। तो जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के
3 भेद होते हैं। पहला है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अब अग्रस्वर किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला हिस्सा काम करे उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर। जैसे ई ए ऐ। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग काम करे उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर। और अग्रस्वर में क्या आते हैं? ई ए ऐ। अब है मध्य स्वर, जिसका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से हो उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर। तो इसमें क्या आता है? अ। अब है पश्च स्वर, तो जिसका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से हो उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर। जैसे आ, उ, ओ, औ। आप जब बोलेंगे तो खुद आभास करेंगे। ई ए ऐ। ए जिह्वा के अगले भाग से और अ मध्य भाग से और पश्च भाग से जो है आ, उ, ओ और औ आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आइए आगे देखते हैं अयोग वाह क्या है। अयोग वाह। अयोग वाह, जिनका योग न हो फिर भी हम उसको वहन करें तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अब अयोग वाह ध्यान दीजिएगा, अयोग वाह न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ए न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, इनका अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। अब इसमें क्या आते हैं अयोग वाह में? तो अयोग वाह में अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। ये 2 अयोग वाह हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को समझिए। जिसका उच्चारण नाक से हो, कहां से हो? नाक से, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे दंस, कंस, हंस। अब अगर नाक मूद करके आप बोलेंगे तो ये नहीं बोल पाएंगे। जैसे बोलिए दन, कन, हन, तो ये उच्चारण ही इसका नहीं होगा। सबसे बड़ा पहचान यही है कि जो है अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। अगर नाक मूद लेंगे तो इन वर्णों का आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अब अगला है विसर्ग। तो इसका उच्चारण है की तरह होता है। कैसे? है की तरह। जैसे आप देखिए पाया है पान, पाया है पान, प्रातः काल, दुख है दुख, राम है। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ये ह की तरह होता है और इसलिए इसमें हम क्या कहते हैं? विसर्ग। तो अयोगवाह जो कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। इसमें अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और विसर्ग का उच्चारण जो है की तरह होता है। तो ये था हमारा स्वर और अयोगवाह। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो जिनका उच्चारण
जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, व्यंजन की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं और आज की वीडियो में हम वर्ण, अक्षर, वर्णमाला, शब्द, स्वर के कितने भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जिह्वा स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं और अयोगवाह को हम सीखे हैं। तो कल के वीडियो पे हम चर्चा करेंगे व्यंजन के संदर्भ में। तब तक के लिए नमस्कार।